जगदम्बा एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज अपन बात करेंगे रानी पद्मिनी और उसके पति राव रतन सिंह के बारे में। तो कहाँ के शासक है? मेवाड़ के शासक है। कहाँ के शासक है? मेवाड़ के शासक। अब बात करते हैं, देखो राव रतन सिंह तो पिता का नाम, कहाँ के शासक है राव रतन सिंह जी? तो मेवाड़ के शासक। कब से कब तक के थे? तो कब से थे 1302 से लेकर के 1303 तक। ठीक है, अब बात करते हैं पिता का नाम। इसका नाम, पिता का नाम रावल रतन सिंह जी के पिता का नाम था समर सिंह। क्या नाम था? समर सिंह। ये कब से कब तक मेवाड़ के शासक थे? तो 1273 से लेकर के 1302 तक, 1302 ईस्वी तक ये कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। समर सिंह जी का दूसरा पुत्र था, दूसरा पुत्र उसका नाम था रावल कुंभकर्ण। क्या नाम था? रावल कुंभकर्ण। इन्होंने क्या किया? नेपाल में गुइल वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? नेपाल में गुइल वंश की स्थापना की। नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की। स्थापना समझ में आ गया? बात करते हैं रावल रतन सिंह की। बात करें कहाँ के शासक थे? ये मेवाड़ के शासक थे, चित्तौड़ के शासक थे। कब से कब तक थे? 1302 से लेकर के 1303 तक। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था समर सिंह। क्या नाम था? समर सिंह। कब से कब तक ये मेवाड़ के शासक थे? तो 1273 से लेकर 1302 ईस्वी तक। दूसरा पुत्र था समर सिंह जी का, उसका नाम था रावल कुंभकर्ण। इन्होंने नेपाल में गुइल वंश की स्थापना की। ध्यान रखना, नेपाल में गुइल वंश की स्थापना किसने की थी? रावल कुंभकर्ण। रावल कुंभकर्ण कौन थे? रतन सिंह जी के भाई थे और समर सिंह जी के पुत्र थे। और कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। लिख लिया? मिटा दे, साथ साथ लिखते जाना वैसा। अब एक बार रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह कहाँ के शासक थे? तो मेवाड़ के शासक। कहाँ के शासक? मेवाड़ के शासक। ध्यान रखना। अब बात करते हैं दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। जब मैंने रणतम हमीर जवान बताया था, तब बताया था कब से कब तक शासन किया था इन्होंने? 1296 से लेकर 1316 तक। अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके ये शासक बने थे। कहाँ के शासक थे? दिल्ली के शासक। अब ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी कौन सी नीति का था? इसकी नीति थी साम्राज्यवादी विस्तार नीति। साम्राज्यवादी विस्तार नीति का था। कौन सी नीति का था अलाउद्दीन खिलजी? साम्राज्यवादी विस्तार नीति। ये नीति क्या होती है कि अब आसपास के राज्यों को जीत कर में साम्राज्य मिलाना, ये नीति थी इसकी अलाउद्दीन खिलजी की। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? आक्रमण किया। एक ने आक्रमण किया। आक्रमण किया, किस पर आक्रमण किया? रतन सिंह पर आक्रमण किया। कारण क्या थे? कारण तो प्रमुख कारण क्या था? तो ध्यान रखना, प्रमुख कारण आ जाए तो आता है एकेकी साम्राज्यवादी विस्तार नीति। क्या आएगा? एकेकी साम्राज्यवादी विस्तार नीति। अन्य कारण भी थे, पद्मिनी भी कारण थी, लेकिन बताऊंगा पद्मिनी कारण क्यों थी, कब थी। ठीक है, अभी ध्यान रखना, अगर प्रश्न आ जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का रतन सिंह पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था, तो एकेकी साम्राज्यवादी विस्तार नीति। तो अन्य कारण क्या थे? ध्यान से सुनो। अन्य कारण क्या थे? मेवाड़ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मेवाड़ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। सामरिक का मतलब क्या होता है? युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। युद्ध अर्थात कहने का मतलब, ध्यान से सुनना, कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ध्यान सुनना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था किसने? चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था किसने? चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। कौन सी पहाड़ी पर? चित्रकूट पहाड़ी पर। पठार कौन सा था? तो पठार था मेसा पठार। कौन सा पठार? मेसा पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पर
चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था किसने? चित्रांगद मौर्य ने। तब से लेकर के रावल रतन सिंह तक, तब से लेकर के रावल रतन सिंह तक ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग था ये अजय था, अजय था। ये दुर्ग क्या था? अजय था। इसलिए सबकी लालसा थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतना था। तो अन्य कारण मेवाड़ सामरिक दृष्टि से क्या था? महत्वपूर्ण था। सामरिक दृष्टि मतलब युद्ध की दृष्टि से, क्योंकि जब से ये दुर्ग बना था तब से लेकर के रावल रतन सिंह तक ये दुर्ग क्या था? अजय दुर्ग था। समझ आ गया? ठीक है, अब बैठा देते हैं। तीसरा कारण क्या था? अन्य कारण। अन्य कारण में दूसरा अन्य कारण क्या था? देखो, दूसरा अन्य कारण क्या था कि दिल्ली के शासक को, दिल्ली के शासकों को यदि मालवा व गुजरात जाना हो, मालवा व गुजरात जाना हो तो उसे मेवाड़ से जाना पड़ेगा, मेवाड़ से जाना पड़ेगा। समझ आ गया? अब क्वेश्चन आता है पद्मिनी, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आता है कि ये यहां तक समझ आ गया कि दिल्ली के साथ अगर मालवा गुजरात जाना हो तो उसे मेवाड़ से जाना पड़ेगा, अर्थात मेवाड़ को जीतना जरूरी है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पर एक साथ 1540 से लेकर के 1545 तक दिल्ली का शासक था सूरी वंश का शासक शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का दरबारी था अब बात करते हैं पद्मिनी का कारण। तो ध्यान रखना, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ये दरबारी थे किसके? शेरशाह सूरी के। दरबारी थे किसके? शेरशाह सूरी के। इनका ग्रंथ था पद्मावत। ग्रंथ का नाम क्या था? पद्मावत। इस ग्रंथ के ग्रंथ का अन्य नाम था चिताई चरित्र। अन्य नाम क्या था? चिताई चरित्र, चिताई चरित्र। इस ग्रंथ के अनुसार एक का अलाउद्दीन खिलजी का रतन सिंह पर आक्रमण का कारण पद्मिनी थी। कारण क्या थी? पद्मिनी थी। समझा गया? मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबारी थे? शेरशाह सूरी के दरबारी थे। ग्रंथ कौन सा था? पद्मावत, जिसका अन्य नाम था चिताई चरित्र के अनुसार एक का रतन सिंह पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? तो पद्मिनी। तो क्वेश्चन आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथ पद्मावत के अनुसार एक का रतन सिंह पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? तो पद्मिनी। बाकी ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी का रतन सिंह पर आक्रमण करने का कारण क्या था? तो साम्राज्य विस्तार नीति किसकी? एक की। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक। अब बात करते हैं पद्मिनी की। और भी अनेक इतिहासकार हुए जो पद्मिनी की कथा को ऐतिहासिक मानते हैं, अर्थात पद्मिनी की कथा को मानते हैं, पद्मिनी को ऐतिहासिक पात्र मानते हैं। पद्मिनी की कथा को ऐतिहासिक पात्र मानते हैं, पात्र मानते हैं। कौन कौन है? ध्यान रखना, अकबर के नवरत्न थे। नवरत्नों में एक क्या नाम था? अबुल फजल। अबुल फजल। ग्रंथ कौन सा है? अकबरनामा है। दूसरी बात करते हैं, अकबर का दरबारी था इसका नाम था मोहम्मद कासिम फरिश्ता। मोहम्मद कासिम फरिश्ता। इसके ग्रंथ थे, पहला है गुलशन ए इब्राहिमी।
दूसरा ग्रंथ था इसके तारीखे फरिश्ता। ठीक है, अपन बात करते हैं जहांगीर का दरबारी था हाजी उद्दीन। हाजी उद्दीन ग्रंथ है इसके पद्मिनी वर्णन। दूसरी बात करते हैं जफरुल वली। जफरुल वली ये सब क्या मानते हैं? पद्मिनी के कथ्य को ऐतिहासिक पात्र मानते हैं, अर्थात किसका समर्थन करते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। एक बात सुन लो, अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ग्रंथ था अकबरनामा। ग्रंथ का नाम क्या था? अकबरनामा। ठीक है, दूसरा था अकबर का दरबारी था मोहम्मद कासिम फरिश्ता। उसके दो ग्रंथ थे गुलशन इब्राहिमी और तारीख फरिश्ता। जहांगीर का दरबारी कवि था हाजी उद्दीन, उसका ग्रंथ थे पद्मिनी वर्णन और जफरुल वली। समझ आ गया? और भी देखो, पद्मिनी की कथा को ऐतिहासिक पात्र और कौन मानते हैं? तो देखो, कर्नल जेम्स टोड, एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान पुस्तक में। एक फ्रांसीसी यात्री था, यात्री मनुजी का ग्रंथ है स्टीरियो डी मेगोर। ये सब किसको मानते हैं? पद्मिनी कथा को ऐतिहासिक पात्र मानते हैं। ध्यान रखना, आधुनिक इतिहासकारों में, आधुनिक इतिहासकारों में डॉक्टर दशरथ शर्माही पद्मिनी को ऐतिहासिक पात्र मानते हैं। ऐतिहासिक पात्र मानते हैं। ऐतिहासिक पात्र मानते हैं। आधुनिक इतिहासकारों में डॉक्टर दशरथ शर्माही क्या होता? पद्मिनी को ऐतिहासिक पात्र मानते हैं। बाकी देखो, यहां तो समझ आ गया। अब बात करते हैं आगे। पद्मिनी की कथा को ऐतिहासिक पात्र नहीं मानने वाले में नहीं मानते हैं। मानते हैं तो कौन है? सूर्यमल मिश्रण व आधुनिक इतिहासकार। सूर्यमल मिश्रण व अन्य आधुनिक इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं कि पद्मिनी को ऐतिहासिक पात्र थे। अब बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ था पद्मावत। पद्मावत के अनुसार पद्मिनी के बारे में चर्चा करते हैं। तो पद्मिनी कहाँ की देखो, पद्मिनी पिता का नाम क्या था? पद्मिनी के पिता का नाम था गंधर्व से। क्या नाम था? गंधर्व से। माता का नाम क्या था? माता थी चंपावती। क्या नाम थी? चंपावती। समझ आ गया? बात करते हैं कहाँ की ये कहाँ की थी? सिंगल द्वीप की। कहाँ की थी? ये सिंगल द्वीप की थी। सिंगल द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है श्रीलंका। क्या नाम है वर्तमान नाम? श्रीलंका। श्रीलंका की राजकुमारी थी। चाचा और भतीजा कौन थे? तो चाचा का नाम था गोरा और भतीजे का नाम था बादल। चाचा कौन था? गोरा। भतीजा कौन था? बादल। समझ आ गया? अब बात करते हैं पद्मिनी के बारे में। बात करे थे तो इसके पास एक तोता था। तोता की जाति थी हीरामन जाति का तोता था।
कौन सी जाति का तोता था? हीरामन जाति। हीरामन जाति का तोता था, मानव की तरह बोलता था, मानव की तरह बोलता था, ठीक है। अन्य नाम इसका क्या था? टुईया तोता, समझ आ गया। अब बात करते हैं अन्य नाम क्या था इसका? टुईया तोता था। वैज्ञानिक नाम क्या था इस तोते का? वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या था? अलेक्जेंड्रिया पैराकीट, अलेक्जेंड्रिया पैराकीट। इस तोते के कंधे पर लाल रंग का निशान होता है, निशान। तो कहाँ पाए जाते हैं? एक बार इसको मिटा देता हूँ। रानी पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्व सिंह, माता का नाम चंपावती, कहाँ की राजकुमारी थी? सिंगल द्वीप की, वर्तमान नाम श्रीलंका। चाचा का नाम गोरा, भतीजे का नाम बादल। इसके बाद एक तोता था, इसके पिंजरे में एक तोता था, उसका नाम कौन जाति का था? हीरामन जाति का था। इसका नाम था टुईया तोता, मानव की तरह बोलता था। वैज्ञानिक नाम था अलेक्जेंड्रिया पैराकीट, कंधे पर लाल रंग का निशान था, कंधे पर क्या था? लाल रंग का निशान था। समझ आ गया? अब देखो, ये जो तोता है, हीरामन जाति का तोता है, वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में विलुप्त होने के कगार पर है, विलुप्त होने के कगार पर है, वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर है। और गागरोन दुर्ग गागरोन दुर्ग वह मुकंदरा इसमें जो कि कहाँ है? कोटा और झालावाड़ में है, कोटा में झालावाड़ में पाया जाता है। कौन सा तोता? हीरामन जाति का तोता, मानव की तरह बोलता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखो आगे चलते। पद्मिनी के जंगलों में, पद्मिनी की जो तोता था, जंगल पद्मिनी के पिंजरे से जो तोता आया था, वो तोता उड़ करके कहाँ चला जाता है? उड़कर मेवाड़ के जंगलों में आ जाता है। कहाँ जाता है? मेवाड़ के जंगलों में आ जाता है। मेवाड़ के जंगलों में आ जाता है तो पहलिया द्वारा वो तोता पकड़ लिया जाता है। पहलिया उसको, तोते को, देखो मेवाड़ के जंगलों में आ जाता है, ठीक है। मेवाड़ के जंगलों में पकड़ता कौन है? बहेलिया पकड़ता है, बहेलिया मतलब शिकारी। बहेलिया पकड़ता है, बहेलिया दे देता है, किसको दे देता है? तो चैतन्य राघव को दे देता है। चैतन्य राघव कौन है इसके बारे में बताएंगे। चैतन्य राघव को दे देता है, राघव को। चैतन्य राघव कौन था? तो मेवाड़ का राजगुरु, ठीक है, तथा ब्राह्मण जाति का था। ये चैतन्य राघव तोते को किसको दे देता है? ये रतन सिंह को दे देता है, रतन सिंह को देता है। क्या देता है? तोता देता है। मेरी बात ध्यान से सुनो पहले। तोता उड़ करके कहाँ चल जाता है? मेवाड़ के जंगलों में चल जाता है, पकड़ लेता है उसको, बहेलिया पकड़ लेता है। बहेलिया किसको दे देता है? चैतन्य राघव को दे देता है। तोता बोलता है संसार में सबसे सुंदर कौन है? तो सिंगल द्वीप की राजकुमारी गंधर्व सेन की पुत्री पद्मिनी सुंदर है। तो चैतन्य राघव सोचता है कि भाई ये मेरे क्या काम आएगा। तो मेवाड़ के अपने शासक रतन सिंह को दे देता है, कुछ इनाम मिल जाए। रतन सिंह को इनाम भी देता है, चैतन्य राघव को। अब रतन सिंह के पास जैसे तोता जाता है तो तोता भी बहुत सियाना होता है। तो रतन सिंह पूछता है संसार में सबसे सुंदर कौन है? तो बोलता है तोता। पहले तो बोला था संसार में सबसे सुंदर सिंगल द्वीप की राजकुमारी गंधर्व सेन की पुत्री पद्मिनी सबसे सुंदर है। और बाद में रतन सिंह को देख करके तोता भी वैसा क्या होता है? बोलता है कि सबसे सुंदर पुरुष कौन है? तो मेवाड़ के शासक रतन सिंह जी सबसे सुंदर पुरुष है। तो रतन सिंह सोचा कि भाई साहब की मैं भी सुंदर हूँ और पद्मिनी भी सुंदर है, और दोनों का टांका भिड़ जाएगा, दोनों का ब्याह हो जाएगा, कितने सुंदर छोटे पैदा होंगे। ये सोच करके रतन सिंह के मन में क्या सोचने जाता है? पद्मिनी के बारे में सोचने जाता है। दूसरी कथा क्या है कि देखो ध्यान सुनो,
रतन सिंह की दूसरी पत्नी थी। किसकी पत्नी? रतन सिंह की दूसरी पत्नी थी। दूसरी पत्नी थी, उसका नाम था नागमती। क्या नाम था? नागमती। ये एक दिन क्या होती है? श्रृंगार कर रही होती है। क्या कर रही होती है? श्रृंगार कर रही होती है। पार में तोता आके खड़ा हो जाता है, तोता आके बैठ जाता है। तो नागमती पूछती है कि तोते से पूछती है कि संसार में मेरे से सुंदर कोई है? तो तोता बोलता है, कौन सा तोता? हीरामन जाति का तोता बोलता है, अगर किसी सागर या समुद्र में हंस नहीं हो तो बगुला ही अपने आप को हंस समझता है। अगर किसी सागर या समुद्र में अगर हंस नहीं हो तो बगुला ही क्या समझता है? अपने आप को हंस समझता है। उसी प्रकार अगर इस संसार में सबसे सुंदर वैसे तो कौन है? सिंगलद्वीप की राजकुमारी पद्मिनी है, लेकिन पद्मिनी अभी है नहीं यहाँ पर, तो सबसे सुंदर कौन हो? आप ही हो। तो ये बात सुन जाता है कौन? रतन सिंह। और रतन सिंह सुन जाता है तो रतन सिंह के मन में और पद्मिनी के बारे में इच्छा जागृत हो जाती है। और रतन सिंह क्या होता है? तोते को लेकर के कहाँ पहुंच जाते हैं भाई साहब? सिंगलद्वीप पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? सिंगलद्वीप पहुंचते हैं। समझ आ गई ये बात? चलो ठीक है। अब रतन सिंह, मेवाड़ के शासक कौन है? रतन सिंह कहाँ जाते हैं? सिंगलद्वीप जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सिंगलद्वीप। क्या लेने जाएंगे? अरे पद्मिनी को लेने जाएंगे। और क्या लेने जाएंगे? सिंगलद्वीप जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सिंगलद्वीप जाते हैं। इसके साथ जाते हैं, तोते के साथ जाते हैं, भिखारी के वेश में जाते हैं। अब सुबह सुबह क्या होते हैं? गंधर्व सेन क्या करते हैं? दान देते हैं। तो जैसे उनकी नजर किसके ऊपर पड़ती है? रतन सिंह के फटे पुराने कपड़ों में पड़ती है। और बोलते हैं कि भिखारी तो नहीं हो सकता देख करके, क्योंकि बॉडी छोड़ी थी, क्योंकि ब्राह्मण आप जानते हो राजपूतों की बॉडी छोड़ी होती, डोले सोले देख करके गंधर्व सेन बोला भाई सच बता, तू भिखारी तो नहीं हो सकता। तो फिर रतन सिंह बोलता है कि महाराज मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं तो मेवाड़ का शासक रतन सिंह हूँ, लेकिन मैं आपकी छोरी को देखने आया हूँ, छोरी से शादी करने आया हूँ, छोरी से प्यार करता हूँ। बोले कि छोरी से प्यार करते, मेरी छोरी को कब देख ली? बोले कि तोते ने कही है। कौन सी तोते ने? हीरामन जाति के तोते ने कही है। तो मैंने सोचता है कौन? गंधर्व सेन कि एक तोते के कहने पर ये मेरी बीननी, ये मेरी छोरी के लिए। छोरी कौन है? पद्मिनी। पद्मिनी के कहने पर इतनी दूर आ जाता है, तो सोचो ये मेरी छोरी से कितना प्रेम करेगा ब्याह करने के बाद, ब्याह होने के बाद। तो ये देख करके रतन सिंह की क्या कर देता है? पद्मिनी के साथ में क्या कर देता है? वेड्स कर देता है, शादी कर देता है। कौन कर देता है? सिंगलद्वीप का शासक है, क्या नाम था? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन क्या कर देता है? ब्याह कर देता है। किसका ब्याह कर देता है? तो पद्मिनी का ब्याह कर देता है। किसके साथ में? रतन सिंह के साथ में। ध्यान रखना, पद्मिनी जितनी सुंदर थी, पद्मिनी के बारे में कहते हैं कि जब पानी पीती थी गले में से पानी दिखता था। पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी, कहने का मतलब पद्मिनी बहुत सुंदर थी। और जितनी सुंदर थी उतनी ज्यादा राजनीति की थी, कूटनीति की थी। बताएंगे कैसे राजनीति की थी, कैसे कूटनीति की थी, कैसे बुद्धिमती थी, आगे चलेंगे। अब देखो रतन सिंह ब्याह करके कहाँ लिया था? पद्मिनी को मेवाड़ लिया था। कहाँ लिया था? मेवाड़ लिया था। तो जाहिर सी बात है कि रतन सिंह कहाँ बैठेगा? मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। तो साथ जाहिर सी बात है उस दरबार में पद्मिनी बैठेगी, और वहां पर उसका राजगुरु, किसका राजगुरु? राजगुरु कौन था? राजगुरु बताया था चैतन्य राघव। कौन था? चैतन्य राघव। चैतन्य राघव भी वही बैठता है इसमें दरबार में। चैतन्य राघव क्या करता है? घूर घूर करके देखता है। किसको देखता है? घूर घूर करके देखता है। किसको देखता है? पद्मिनी को। अब इस बात का पता किसको चला? रतन सिंह को पता चला। किसको पता चला? रतन सिंह को पता चला। तो रतन सिंह ने 1.5 लाख किसके? चैतन्य राघव का। और क्या कर दिया? देश निकाला दे दिया, क्योंकि ब्राह्मण हत्या क्या मानी जाती है? पाप मानी जाती है, इसलिए क्या कर दिया? देश निकाला दे दिया। देश निकाला दे दिया। किसको दे दिया? चैतन्य राघव को। अब मैंने एक बात बताई आपको, चैतन्य राघव कहाँ जाएगा अपना अपमान का बदला लेने के लिए? तो ध्यान से सुनना, चैतन्य राघव कहाँ जाएगा? तो दिल्ली जाएगा, क्योंकि उस समय सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी कहाँ के शासक थे? तो दिल्ली के शासक थे। कहाँ के शासक थे? दिल्ली के। तो ये कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा। किसके पास जाएगा? एके के पास। एके के पास गया कौन? चैतन्य राघव। और एके को बोला, एक सुल्तान क्या कर रहे हो? बोला कि कोई नहीं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ। अपने बीनणी के बॉयफ्रेंड, मैंने बताया था अमीर देव चौहान का जो शरणागत था मोहम्मद शाह कहरबू को मार करके आया हूँ। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है? मेरी बीनणी के बॉयफ्रेंड महमूद शाह कहरबू को मार करके आया हूँ। तो बोला कि मजे तुम्हारे नहीं है। मजे कौन बोलता है? चैतन्य राघव। मजे तुम्हारे नहीं है, मजे तो किसके हैं? रतन सिंह के मजे हैं। कैसे मजे हैं? फिर ये सुल्तान पूछता है कैसे मजे हैं? कि रतन सिंह के पास में खूबसूरत पत्नी है,
और उसके साथ वो मजे कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी बोला, और फिर चैतन्य राघव बोलता है ये खूबसूरत पत्नी तो सुल्तान के कदमे में होनी चाहिए, सुल्तान के पास होनी चाहिए, तब सुल्तान के मजे है। तो मनी मन सुल्तान भी सोचता है चलो ठीक है देखते हैं, लेकिन सुल्तान बोलता है किसको, चैतन्य राघव को, अगर तेरी बात झूठी निकली तेरी मुंडी काट दूंगा। तो वो बोला चलो ठीक है भाई मुंडी काट देना। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, आक्रमण करने की योजना बनाता है। किस पर योजना बनाता है, मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। उससे पहले क्या करता है, फरमान भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या भेजता है, फरमान भेजता है। क्या भेजता है, फरमान भेजता है। किसको भेजता है, रतन सिंह को। किसको भेजता है, रतन सिंह को। फरमान क्या होता है सुन लो, कोई भी दिल्ली सल्तनत का कोई भी शासक या दिल्ली पर जो भी राज करने वाला शासक अपने अधीनस्थ शासकों को जो भी पत्र भेजता है, आदेश के रूप में जो पत्र भेजता है वो क्या कहलाता है, फरमान कहलाता है। तो आदेश के रूप में जो पत्र भेजता है उसे क्या कहलाता है, फरमान कहलाता है। और एक चीज होती है खरीता, लिखते हुए जाना। फरमान का मतलब क्या होता है, दिल्ली शासक अपने अधीनस्थ शासकों को जो भी पत्र आदेश के रूप में भेजता है वो क्या कहलाता है, फरमान कहलाता है। और खरीदा क्या होता है, एक राजा अपने समक्ष दूसरे राजा को जो भी पत्र व्यवहार करता है उसे बोलते हैं खरीदा। समझ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब परम अब देखो इधर कौन सा था, रतन सिंह। रतन सिंह, इसकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी हो गई ना पद्मिनी। पद्मिनी। इधर बात करते हैं दिल्ली का शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, फरमान भेजता है। फरमान भेजता है कि पद्मिनी को मुझे सौंप दे, पद्मिनी को मुझे दे दे। कौन कहता है ये बात, अलाउद्दीन खिलजी ये बात करता है। किससे करता है, रतन सिंह से। क्या रतन सिंह करेगा, क्या नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये मेवाड़ का शासक है। ठीक है, अब देखो अभी क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, आक्रमण करने की योजना बनाएगा। किस पे बनाएगा, रतन सिंह पर। तो आक्रमण करने की योजना बनाता है, तो ध्यान रखना दिल्ली से सेना रवाना करता है। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, दिल्ली से क्या करता है, सेना रवाना करता है। सेना रवाना करता है, रवाना करता है। ठीक है, कब रवाना करता है, तो 28 जनवरी 1303 को। ठीक है, सेना का पड़ाव डालते हैं। चित्तौड़गढ़ ध्रुव में चित्तौड़गढ़ पहुंच जाती है सेना, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की सेना। हाँ पड़ाव डालती है, तो गंभीरी व बेड़स नदियों के बीच, नदियों के बीच सेना का पड़ाव। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं स्वयं चित्तौड़ी पहाड़ी पर पड़ाव डालता है। कौन सी पहाड़ी पर पड़ाव डालता है, चित्तौड़ी पहाड़ी पर पड़ाव डालता है। ठीक है, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से सेना रवाना करता है। कब, 28 जनवरी 1303 को। सेना गंभीरी और बेड़स नदी के बीच में क्या डालती है, सेना का पड़ाव डालता है। ध्यान, गंभीर नदी कहाँ बहती है, भरतपुर में बहती है। कहाँ बहती है, भरतपुर में। गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम में कौन सा ग्रुप बना हुआ, चित्तौड़गढ़ ग्रुप। अभी आपको ध्यान रखना, बाकी मैं ग्रुप में करूंगा। एक के स्वयं चित्तौड़ी पहाड़ी पर अपना क्या डालता है, पड़ाव डालता है। लगभग 6-7 महीने बीत जाता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी किसको नहीं जीत पाता, चित्तौड़गढ़ ग्रुप को नहीं जीत पाता। क्योंकि मैंने पहले बताया था, राजस्थान का सिंगल एक ग्रुप ऐसा नहीं है कोई राज्य से आक्रमण करता है और जीत जाए। तो यहाँ के आदमी क्या है, खराब आदमी क्या है, लालची। अब बात करते हैं क्यों नहीं जीत पाया था चित्तौड़गढ़ ग्रुप को अलाउद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ ग्रुप, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब क्या होती है, इसी में खेती बाड़ी होती है, इसी में खाने रह सकते हैं, खान पान की व्यवस्था होती है। ध्यान रखना। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है, कौन सा है, तो सोनारगढ़ जैसलमेर। सोनारगढ़ जैसलमेर। अब खेती बाड़ी सबकी व्यवस्था इसी ग्रुप के अंदर हो जाती है, तो
आदमी बाहर क्यों निकलेंगे? तो 6 महीने बीत गए, अलाउद्दीन खिलजी सोचता है ऐसे तो अपन किसको नहीं जीत पाएंगे, रतन सिंह को जीत नहीं पाएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी एक पत्र लिखता है, किसको? रतन सिंह को पत्र लिखता है। यहाँ तो बात समझ आ गई, एक बार इसमें डाल दूसरी चीज है वो। तो अलाउद्दीन एक पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है? अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को पत्र लिखता है कि मुझे आपकी पत्नी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे आपकी पत्नी की क्या चाहिए भाई साहब? झलक चाहिए। क्या चाहिए? झलक चाहिए। झलक दिखला गाना ना, झलक चाहिए। मैं तो आपकी पत्नी की झलक देखना चाहता हूँ। तो इस बात पर क्या होता है, रतन सिंह क्या हो जाता है? राजी हो जाता है, क्योंकि जानता है भाई कि लड़ाई से अच्छा ये है। तो रतन सिंह क्या होता है, इस बात की राजी हो जाता है। तो अपने कुछ विश्वास पात्र साथियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करता है। जब पद्मिनी को दिखाया जाता है, वहां एक तालाब है, पदम तला तालाब। तालाब के अंदर पद्मिनी क्या करती है? पद्मिनी को पर्दे में दिखाया जाता है, तालाब के अंदर देखता है पद्मिनी को। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा तालाब? पदम तला तालाब के अंदर देखता है। कौन देखता है? अलाउद्दीन खिलजी। किसको देखता है? पद्मिनी को। और देखते कुछ समय के लिए अपना क्या हो जाता है, नाम तक भूल जाता है अलाउद्दीन खिलजी। कुछ समय के लिए नाम तक भूल जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी को होश आता है, बोले सोचता है, मनी मन सोचता है कि जितना इसने कहा, किसने? चेतन राघव उससे ज्यादा खूबसूरत है, किसी ऐसी खूबसूरत लड़की भी इस संसार में हो सकती है। और ये सोचते हुए वो बोलता है कि महाराज मैंने आपकी पत्नी को झलक देख ली है, पत्नी की झलक देख ली है, अब मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो रतन सिंह के साथ जाते हैं और जैसे दुर्ग के बाहर जाते हैं, कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और रतन सिंह अपने छल कपट से क्या करता है, इसको बंदी बना लेता है। किसको? रतन सिंह को क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है। किसको? बंदी बना लेता है। किसको बंदी बना लेता है? रतन सिंह को। और रतन सिंह को कहाँ ले जाता है? बंदी बना करके दिल्ली ले जाता है। कहाँ ले जाता है? दिल्ली ले जाता है। अब दिल्ली ले जाता है तो भाई साहब अलाउद्दीन पूरे मेवाड़ में खलबली मच गई। और मैंने बताया था जितनी अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, लेटर लिखता है। किसको? पद्मिनी को लेटर लिखता है कि पद्मिनी, अगर आपको अपने पति देव रतन सिंह की परवाह है तो आप मेरे पास आ जाओ। तो पद्मिनी भी कम नहीं थी, मैंने बताया पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी ज्यादा बुद्धिमती थी, इतनी ज्यादा राजनीति की थी, उतनी कूटनीति की थी। तो पद्मिनी इस बात को स्वीकार कर लेती है कि मैं आ रही हूँ, लेकिन आप रतन सिंह जी का कुछ नहीं करेंगे। और बोली पद्मिनी कि मेरे साथ में कुछ मेरा श्रृंगार करने वाली, मेरी देखभाल करने वाली मेरी क्या आनी चाहिए? दासिया आनी चाहिए। तो रतन सिंह बोलता है सब मंजूर है, आ जाओ मंजूर है। अब रतन सिंह पद्मिनी क्या करती है, डोली में बैठ कर 1600 महिलाओं के वेश में पुरुष जो विश्वास पात्र पुरुष थे, जो लड़ाका पुरुष थे, इसके पद्मिनी के वीर लड़ाका सैनिक थे, वो कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दारू पीता हुआ बोतल लेके बैठा होता है और दिखता है पद्मिनी आने वाली है, पद्मिनी आने वाली है, पद्मिनी आने वाली है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी के पास जाती है और बोलती है, सुल्तान मैं आपके पास जीवन भर रहूंगी, लेकिन आज मुझे मेरे पति देव, मेरे रावल साहब क्या नाम, रतन सिंह के साथ रहने दो। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, आज की बात हो रहा है। तो फिर पद्मिनी जैसे रतन सिंह के पास जाती है और रतन सिंह क्या करता है, पद्मिनी क्या करती है, रतन सिंह को भगा करके ले आती है। और सुबह जब उठता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, तो देखता है पद्मिनी तो गायब हो गई, पद्मिनी तो चली गई। अब सुबह फिर अलाउद्दीन खिलजी वापस क्या करता है, आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, तो किस पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, तो रतन सिंह पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। और लगभग 8 महीने में, कितने महीने में, 8 महीने में, 8 महीने में, मतलब 26 अगस्त 1303 को, 26 अगस्त 1303 को क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है। किसको जीत लेता है? चित्तौड़ को जीत लेता है। कौन जीत लेता है? अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है। और रतन सिंह क्या करता है इस युद्ध में, रतन सिंह क्या करता है, केसरिया करता है। क्या करता है? रतन सिंह क्या करता है, केसरिया करता है। और रतन सिंह की पत्नी क्या नाम था, पद्मिनी। रतन सिंह की पत्नी क्या नाम था, पद्मिनी। इसमें क्या करती है, जोहर करती है। क्या करती है, जोहर करती है। अब केसरिया जोहर क्या होता है मैं पहले भी बता दिया हूँ। कब बताया था, जब मैंने रणथंभौर का अमृत चौहान पढ़ाया था, तब बता दिया था कि केसरिया बाना पहन के युद्ध में जाते थे। कौन है, पुरुष। और केसरिया क्या होता है, युद्ध का प्रतीक होता है, तो शौर्य का प्रतीक होता है। तो
तो युद्ध करने जाते थे और वहां वीर गति को प्राप्त हो जाते, उसे बोलते हैं केसरिया। और बाकी बची महिलाएं क्या करती है, बाकी बची महिलाएं चित्तौड़गढ़, बाकी बची महिलाएं क्या करती, विदेशी आक्रमणकर्ता आए, उनकी आबरू जितने साथ खिलवाड़ने के लिए इसलिए क्या करती है, अपने श्रृंगार करती है, अपने शादी के समय जो श्रृंगार करती है वो पूरा श्रृंगार करती है, एक साथ या जड़ में पूज जाती है या अग्नि में पूज जाती है, उसे बोलते हैं जोहर कहते हैं। केसरिया व जोहर, केसरिया व जोहर क्या कहलाता है, साका कहलाता है। केसरिया व जोहर क्या कहलाता है, साका कहलाता है, साका कहलाता है। ठीक है, केसरिया व जोहर क्या कहलाता है, साका कहलाता है। और ये मेवाड़ का प्रथम साका कहलाया, मेवाड़ का प्रथम साका कहलाया। कब हुआ, प्रथम साका कब हुआ, तो 26 अगस्त 1303 को, 26 अगस्त 1303 को चैत्र शुक्ल दशमी को, चैत्र शुक्ल दशमी को यहाँ पर क्या लगता है, इसकी याद में जोहर मेला लगता है प्रतिवर्ष। क्या लगता है, जोहर मेला लगता है प्रतिवर्ष। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। वहां पर ध्यान से सुनो कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, 26 अगस्त 1303 को रतन सिंह का आक्रमण करता है। इसमें रतन सिंह क्या हो जाता है, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। उसकी पत्नी पद्मिनी क्या करती है, जोहर करती है और 1600 वर्ष या 16,000 महिलाओं के साथ में, 1600 या 16,000 महिलाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में क्या करती है, जोहर करती है। और ये क्या माना जाता है, राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर, राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर कहते हैं इसको, राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर कहते हैं। मेवाड़ का प्रथम साका कहते हैं। और जोहर के याद में जोहर मेला लगता है, कब है, चैत्र शुक्ल दशमी को। कहां पर लगता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। समझ आ गया। अब देखो, अब आगे चलते हैं, इस युद्ध का वर्णन। बेटा तो इसको एक बार देखो, इस युद्ध का वर्णन, अलाउद्दीन खिलजी ने जीता ये युद्ध, युद्ध का वर्णन कौन करता है, युद्ध का वर्णन कौन सा वर्णन, सजीव वर्णन। सजीव वर्णन का मतलब होता है आंखों देखा वर्णन, आंखों देखा वर्णन, देखा वर्णन कौन करता है, तो इसका दरबारी था, एक का दरबारी था, दरबारी था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की पुस्तक थी खजवाइन उल फतेह, खजवाइन उल फतू, अन्य नाम था तारिक ए इलाही, तारिक ए इलाही। ध्यान रखना कि इस युद्ध का वर्णन, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, इस युद्ध का वर्णन कौन करता है, तो दरबारी था अलाउद्दीन खिलजी का, क्या नाम था, अमीर खुसरो, उसकी पुस्तक थी खजवाइन उल फतेह, ये उसका अन्य नाम क्या था, तारिक ए इलाही। और ध्यान रखना सजीव वर्णन क्या था, सजीव वर्णन का मतलब आंखों देखा वर्णन था, युद्ध में वो भी उपस्थित था, कौन, अमीर खुसरो। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं, ध्यान रखना अमीर खुसरो ने खजवाइन फतेह में किसका वर्णन किया, रणथंबोर के अमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का वर्णन भी किया था। इस पुस्तक के अनुसार क्या है, ध्यान से सुनना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लेता है, कौन जीत ले जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। देखो दिल्ली का शासक कौन था, एक के। बात करते हैं इधर, तो चित्तौड़ का शासक कौन था, चित्तौड़गढ़ कौन था, रतन सिंह, रतन सिंह। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जीत करके, जीत देता है, किसको जीत देता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत देता है। ध्यान रखना इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध को जीत लेता है, जीत करके ये दुर्ग सौंप देता है, दुर्ग सौंप देता है, किसको, किसको सौंप देता है, किस जगह को, चित्र का कौन था, पुत्र था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। ध्यान रखना ये दुर्ग जीत करके, कौन सा दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत करके
किसको सौंप देता है? खिजर खां को सौंप देता है। खिजर खां कौन था? पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम रख देता है, और नाम बदल कर क्या रख देता है? खिजराबाद रख देता है। बदल कर क्या रख देता है? खिजराबाद। ध्यान से सुनना, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत करके उसका नाम क्या रख देता है? खिजराबाद रख देता है। अपने पुत्र खिजर खां को ये सौंप देता है। बाद में क्या होता है? खिजर खां क्या करता है? 1326 में यहां गंभीर नदी का पुल बनाता है, पुल बनवाता है तथा मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाता है, तोड़कर मस्जिद बनाता है। मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर बनाता है तथा बाद में जालोर के शासक थे कानड़देव चौहान। क्या नाम था? कानड़देव चौहान का भाई था मालदेव चौहान, जिसे मुछाड़ा मालदेव कहते हैं। बड़ी बड़ी मुछों के लिए प्रसिद्ध था, मुछाड़ा मालदेव कहते हैं। मालदेव को सौंप कर दिल्ली चला जाता है। बाकी आगे मैं राणा हमीर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी इतना ध्यान रखना है आपको कि अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग जीतकर दुर्ग का नाम बदल के क्या रख देता है? खिजराबाद रख देता है। अलाउद्दीन खिलजी ये दुर्ग किसको सौंप देता है? अपने पुत्र खिजर खां को सौंप देता है। खिजर खां क्या करता है? गंभीर नदी का पुल बनाता है वहां पर, और मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना देता है। और बाद में जालोर के शासक कानड़देव चौहान का भाई था मालदेव चौहान, जिसे मुछाड़ा मालदेव कहते हैं, कुछ होकर दिल्ली चला जाता है। कौन है? खिजर खां। बाद में मालदेव चौहान का पुत्र जयसिंह और जैसा राज कर रहा होता है। सो सिसोदा ग्राम के हमीर राणा हमीर क्या करते हैं? उस पर आक्रमण करते हैं। राणा हमीर जीत लेते हैं। वापस क्या होता है? मेवाड़ पर, मेवाड़ के शासन का अधिकार हो जाता है। ये चीज बताऊंगा मैं कहाँ पर हमीर पढ़ूंगा, राणा हमीर पढ़ूंगा, तब ध्यान रखना। रतन ध्यान लिख लिया, मिटा दे अभी। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अन्य नाम क्या पड़ गया? खिजराबाद। किसने रखा था? के साथ सिसोदा ग्राम के लक्ष्मण सिंह के सात पुत्र भी वीर गति को प्राप्त हुए। इस सिसोदा ग्राम की जब राणा हमीर आएगा तो बताऊंगा मैं। ध्यान रखना, लक्ष्मण सिंह के सात पुत्र भी क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। कहाँ के नाम के? सिसोदा ग्राम। ठीक है, बात करते हैं पर हेमरतन सूरी ने ग्रंथ है उसका गोरा बादल की चौपाई। ध्यान रखना, हेमरतन सूरी का ग्रंथ गोरा बादल की चौपाई, जिसमें गोरा बादल के वीर शौर्य का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थानी ख्यात को बता दें। यहां तक राजस्थानी ख्यातों के अनुसार पद्मिनी कहाँ की थी? तो पद्मिनी क्या है? पद्मिनी का पोंगलगढ़ी पद्मिनी। पोंगलगढ़ी पद्मिनी। तू रानी सिरमोड़ जैसलमेर जन्म लियो परनीगढ़ चित्तौड़
ध्यान से सुनना। राजस्थानी ख्यातों के अनुसार पद्मिनी कहाँ की थी? तो पद्मिनी कहाँ की थी? कुंभलगढ़ की थी। कहाँ की थी? कुंभलगढ़ की। और कुंभलगढ़ की थी। कुंभलगढ़ पहले कहाँ पड़ता था? जैसलमेर में। वर्तमान में कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? कुंभलगढ़ वर्तमान में पड़ता है बीकानेर में। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। तो राजस्थानी ख्यातों के अनुसार कुंभलगढ़ की पद्मिनी कहाँ की थी? कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ पहले कहाँ पड़ता था? जैसलमेर में पड़ता था। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। समझ आ गया। और पिता का नाम, राजस्थानी ख्यातों के अनुसार पद्मिनी के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था पुण्यराज भाटी। तो पुण्यराज भाटी की क्या थी? ये छोरी थी। पुण्यराज भाटी की पुत्री थी। कौन? पद्मिनी। किसके अनुसार? राजस्थानी ख्यातों के अनुसार। पद्मावत के अनुसार गंधर्व सेन की पुत्री थी। कौन? पद्मिनी। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो रतन सिंह के बारे में कौन कौन से ग्रंथ बताते हैं? रावल रतन सिंह के बारे में ग्रंथ बारे में कौन कौन से ग्रंथ बताते हैं? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति तथा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ एक लिंग महामात्य बताता है। समझ आ गया कि रतन सिंह नाम का शासक हुआ कहां पर? मेवाड़ में। इस बात की जानकारी कौन देता है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ एक लिंग महामात्य देता है। अब बात करते हैं, अभी एक मूवी आई थी। क्या आई थी? मूवी आई थी। मूवी का नाम था पद्मावत मूवी। कौन सी मूवी थी? पद्मावत। निर्देशक कौन थे इसके? निर्देशक थे संजय लीला बंसाली। निर्देशक कौन थे? संजय लीला बंसाली। निर्देशक कौन थे? संजय लीला बंसाली थे। बात करें पद्मिनी का रोल किसने किया था? पद्मिनी का रोल किसने किया था? तो दीपिका पादुकोण ने। किसने किया था? दीपिका पादुकोण ने। बात करते हैं एके का रोल। एके का रोल किसने किया था? तो किसने किया था? तो रणवीर सिंह ने। किसने किया? रणवीर सिंह ने। अपन बात करते हैं रतन सिंह का रोल किसने किया? रावल रतन सिंह का रोल किसने किया? शाहिद कपूर ने। क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसलिए अपन लिख ली शाहिद कपूर। ठीक है। मेवाड़ में अब तक कुल कितने शासकीय हुए हैं? तो मेवाड़ में अब तक 3 शासकीय हुए थे। पहला कब हुआ? 1303 में। शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। वहां का शासक दिल्ली का शासक। और मेवाड़ का शासक कौन था? तो रतन सिंह राव रतन सिंह। मेवाड़ का दूसरा शासक। मेवाड़ में अब तक शासकीय हुए कितने? मेवाड़ में अब तक शासकीय कितने हुए? 3। प्रथम तो बता दिया मैंने। दूसरा कब हुआ? 1534 में। कब हुआ दूसरा शाखा? कब हुआ दूसरा शाखा? कब हुआ? 1534 में। ध्यान रखना। इधर बात करते हैं मेवाड़। केसरिया किसने किया? बाघ सिंह ने। किसने किया? बाघ सिंह ने, जिसे देवड़िया दीवान कहते हैं। ठीक है। जोहर किसने किया? रानी कर्मावती ने। रानी कर्मावती कौन थी? तो संग्राम सिंह की पत्नी। राणा सांगा है संग्राम सिंह की कष्ट की पत्नी। समझ आ गया? ठीक है। बात करते हैं आक्रमणकर्ता कौन था? आक्रमणकर्ता गुजरात का शासक बहादुर शाह। ठीक है। मेवाड़ का दूसरा शासक
ये आ गया। कब हुआ? 1529 में। केसरिया किसने किया? बाघ सिंह ने किया, जिसे देवड़िया दीवान कहते हैं। जोर किसने किया? रानी कर्मावती। कर्मावती कौन थी? संग्राम सिंह प्रथम या राणा सांगा की क्या थी? पत्नी थी। और उदय सिंह और विक्रमादित्य की क्या थी? माता श्री थी कर्मावती। और बाबर की, किसकी? बाबर की धर्म बेटी थी ये। और हुमायूं की क्या थी? बहन थी। जब मैं पढ़ाऊंगा राणा संग्राम सिंह तब पूरा बताऊंगा। आक्रमणकर्ता कौन था? तो गुजरात का शासक था बहादुर शाह। गुजरात का शासक है बहादुर शाह। समझ आ गया? अब देखो, मेवाड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? कौन सा शाखा? तीसरा शाखा। तीसरा शाखा कब हुआ? तो 1567 में हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। तो मेवाड़ का शासक कौन था उस समय में? मेवाड़ का शासक, ध्यान से सुनना, कौन था? तो उदय सिंह थे। कौन से थे? उदय सिंह थे। ये कहाँ चले जाते हैं? गोगुंदा चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? गोगुंदा चले जाते हैं। अर्थात ये युद्ध हुआ 1567 में। केसरी शाखा होता है, तो केसरिया कौन करता है? जयमल व फत्ता करते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे अपन जब मेवाड़ पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। अभी ध्यान रखना, केसरिया कौन करे? जयमल और फत्ता। और जोहर कौन करे? जोहर करे थे कौन? गुलाब कंवर, फूल कंवर और गुलाब कंवर। फूल कंवर और गुलाब कंवर दोनों आपस में जीजा साड़े थे। कौन? जयमल और फत्ता जी। ठीक है, और केसरिया किया, जोहर किया था गुलाब कंवर और फूल कंवर ने। ये क्या था? मेवाड़ का तीसरा व अंतिम शाखा था। तीसरा व अंतिम शाखा। समझ आ गया? ये है मेवाड़। ठीक है, ये है रानी पद्मिनी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर होते हुए भी किसी विदेशी या आक्रांता की अधीनता स्वीकार नहीं करी और अपने स्वामी भक्ति के लिए, अपनी शौर्यता के लिए और अपने बुद्धिमती के लिए जानी जाती है। आपको ये चैनल पसंद आया हो, जगदम्बा एजुकेशन पॉइंट, तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करना न भूले और दोस्तों के साथ में शेयर करो। बताओ अच्छा लगे तो। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। ठीक है।